गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जून 7 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सिकंदर चौधरी और आज फिर से आपके लिए लाया हूं यहाँ पे कुछ टॉपिक। तो कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली देख लेते हैं। कलक्कड़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एलिफेंट को लेके ये न्यूज में था। इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ की पेंडेमिक ट्रीटी है, इसमें एएमआर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, रिपीटेड सा टॉपिक है। हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करती है और इस समय न्यूज में क्यों है। हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी डेंजरस क्यों हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके क्या स्टेटस है, वो भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके गवर्नमेंट का एक डेटा यहाँ पे आया है, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये भी रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन रिवीजन के परस्पेक्टिव से अच्छा खासा हो सकता है। हमारा जो पंचामृत है, यानी कि जो क्लीन एनर्जी को लेके हमारे जो टारगेट्स हैं, उसमें सेंटर के अलावा स्टेट का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी जो अपना मतलब जीएस 2 में जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह हो गए, या फिर जीएस 3 में एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये आज का एडिटोरियल सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा एडिशनल आर्टिकल कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए जी। लेकिन आज का दिन जो है हिस्टोरिकल डे था। हिस्टोरिकल डे इन द सेंस इस तरह से था कि आप ये देखिए, आपको गांधी जी की जीवनी खैर आपको पता ही होगा, बचपन से आपने पढ़ी भी होगी, सुनी होगी कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया गया था, है ना। गांधी जी जब कहीं पे जा रहे थे तो उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन फर्स्ट क्लास की टिकट होते हुए भी उनका जो ट्रेन में जो टीटी थे या जो भी ऑफिसर्स थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप जो है दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइए, इनके जो थर्ड क्लास डिपार्टमेंट होता है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास तो टिकट है फर्स्ट डिपार्टमेंट की, मैं क्यों जाऊं। तो उनको उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखिए, मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा, आपको निकालना है तो आप मुझे जबरदस्ती यहां से निकाल सकते हो। तो ये गांधी जी का नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस का पहला इंसिडेंट था पूरी उनकी जिंदगी में, जो उन्होंने अथॉरिटी के अगेंस्ट में लिया था। इट वाज कंप्लीटली नॉन वायलेंट ऑफ कोर्स एंड सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब यह होता है कि जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट या इवन गवर्नमेंट जब आपको कुछ करने के लिए कहती है और आप उससे अग्री नहीं करते हो, आप उसका डिसोबीडियंस करते हो, ये है होता है सिविल डिसोबीडियंस। तो इनकी लाइफ का ये पहला इंसिडेंट था। गांधी जी की बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आपको अगर पढ़नी चाहिए और डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ी है तो प्लीज उसको जरूर पढ़ें। गांधी जी ने उसके बारे में बहुत बात बोली है। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, आई वॉज अफ्रेड फॉर माई वेरी लाइफ। उस टाइम तो नहीं पता था गांधी जी को कि भाई वो इतने बड़े इंसान बन जाएंगे और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ेंगे। ही वॉज जस्ट अ लॉयर, अपने काम से काम रख रहे थे, उनको ज्यादा मतलब था नहीं उस चीज से। यहाँ पे पहली बार उन्होंने ये रियलाइज किया कि किस तरह से जो ये ब्रिटिश पावर है, किस तरह से जो इंपीरियलिस्टिक पावर है, वो लोगों को किस तरह से ओप्रेस करती है और उनके खिलाफ लड़ना जरूरी है। ये पहला इंसिडेंट था एक्चुअली गांधी जी की जिंदगी में। आई वॉज अफ्रेड फॉर माई वेरी लाइफ, आई एंटर्ड द डार्क वेटिंग रूम। तो ये बाद में वेटिंग रूम में गए। देर वॉज अ वाइट मैन इन द रूम, आई वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। देखिए किस तरह से व्हाइट मैन से डर लगने लग गया है इनको, जिस तरह से उनको ह्यूमिलेशन हुआ, जिस तरह से उनको वहां से बाहर फेंका। वट वॉज माई ड्यूटी, आई आस्क्ड माई सेल्फ, शुड आई गो बैक टू इंडिया और शुड आई गो फॉरवर्ड विद गॉड एज माई हेल्पर एंड फेस वट एवर वॉज इन द स्टोर फॉर मी। मतलब भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते चलिए, जो होगा ऊपर वाला देख लेगा, हेल्प कर देगा। आई डिसाइडेड टू स्टे एंड सफर। इसके बाद गांधी जी वहां पे आपको पता ही कि 20 साल से ज्यादा रुके। हालांकि गांधी जी का इतना लंबा प्लान नहीं था अफ्रीका में रुकने का, लेकिन वो 20 साल से ज्यादा वहां पे रुके। उसके बाद उन्होंने वहां पे ऑपरेशन के अगेंस्ट में लड़ाई की, वो सारी चीजें हुई। माई एक्टिव नॉन वायलेंस बिगेन फ्रॉम दैट डे। वो खुद कहते हैं कि यहां से उनका एक्टिव नॉन वायलेंस, जिसको वो सत्याग्रह भी कहते हैं, वो वहां से शुरू हुआ। तो ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है, उससे वो गांधी जी बने। इससे पहले वो जस्ट अ लॉयर, मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद वो बन गए द गांधी, बापू। ये होती है चीज। तो जैसे बॉलीवुड में डायलॉग होता है ना कि गुस्सा दिखाओ नहीं, गुस्सा पालो। तो गांधी जी को गुस्सा तो आया होगा, उनका तो मुंह मन तो किया होगा कि उस ऑफिसर का मुंह तोड़ दें, मुक्का मारे उनको घुमा के, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। वो अपने उन्होंने गुस्सा पाला। तो और गांधी जी ये भी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जिस आदमी ने उनको वहां से फेंक दिया है, इससे उनको कोई नफरत नहीं हुई है, क्योंकि वो सिस्टम का शिकार है।
वो सिस्टम जो है ना, पाप, उसके खिलाफ लड़ना है। इनसे इनको कोई मतलब नहीं था। इनको ये दो मुक्के मार देते, दो गाली सुना देते तो शायद इनका दिल ठंडा हो जाता और ये गांधी गांधी नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने कहा, कसम खाई कि वो पूरे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ेंगे ताकि इस पाप से जो है मुक्ति मिले। राइट, ये चीज होती है जबरदस्त चीज। तो ये बहुत इंस्पिरेशन तो खैर है ही। और वो मैं एक बार एक क्लास में इंसिडेंट बता रहा था, तो किसी बच्चे ने इसी पिक्चर को देख के बोला कि सर उस टाइम फोटो किसने लिया था गांधी जी का, क्या अपने साथ वो कैमरामैन लेके चलते थे जैसे आजकल के बहुत सारे पॉलिटिशियंस लेके चलते हैं? तो भाई ये किसी मूवी का सीन है। ठीक है, तो गांधी ऑफ कोर्स उस टाइम में कैमरे वगैरह वो सब नहीं था। चलिए जी। अरिकोम्पन कैप्चर्ड इन द थेनी डिस्ट्रिक्ट टू फाइंड अ न्यू होम इन कलक्कड़ टाइगर रिजर्व। ये अरिकोम्पन क्या है? अरिकोम्पन एक टाइगर है, ओ सॉरी, ये एक एलिफेंट है। इसे आप अरिकोम्पन भी कह सकते हो और अरिसी कोम्पन भी कह सकते हो, दो नाम है इसके। पिछले 5-6 दिन से इसको पकड़ने की जद्दोजहद चल रही थी वहां पे, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा आतंक वहां पे मचाया हुआ था। तो फाइनली इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़ लिया गया है और इनको शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पे? कलक्कड़ टाइगर रिजर्व के अंदर। तो कलक्कड़ टाइगर रिजर्व थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए। यहाँ पे ये पैराग्राफ देखने की रिक्वायरमेंट है। क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ कानी ट्राइब, ये कानी ट्राइब आपने ध्यान रखना है, लिविंग इन द थ्री सेटलमेंट्स नियर पापनसम एंड द सर्वेलर डैम्स स्टेज अ डेमोन्स्ट्रेशन नियर द पापनसम चेकपोस्ट इन द इवनिंग। मतलब जहां से इनको लेके जाया जा रहा था, देखिए पहले तो इनको ना उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मतलब डोट लगाई ट्रैंकुलाइज करने के लिए, शांत करने के लिए, बेहोश हो गई। फिर इनको जो है ट्रक में डाला और इनको लेके जा रहे थे। तो कानी ट्राइब के जो लोग थे उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये जो कानी ट्राइब है ये बेसिकली हाथियों को, एलिफेंट को अपना भगवान की तरह मानती हैं। तो बहुत ज्यादा जो है वर्शिप किया जाता है। तो एक तो ये ट्राइब आपने याद रखनी है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है जी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कलक्कड़ जो है मुंदुथुराई टाइगर रिजर्व के बारे में। लोकेशन कहाँ पड़ती है? इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न घाट। एक एक लाइन, एक एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। मोन्टेन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। माउंटेन रेन रिजर्व मतलब माउंटेन से आप इसको जोड़ के देख सकते हो, तो थोड़ा सा हाइयर ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं फॉरेस्ट, उनको माउंटेन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है एवरी ईयर। कहाँ पे पाया जाता है जी? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑफ कोर्स। इसके अंदर 3 सेंचुरी आती है, कलक्कड़, मुंदुथुराई एंड पार्ट ऑफ कन्याकुमारी सेंचुरी। ठीक है जी। सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन तमिलनाडु है ये कलक्कड़ मुंदुथुराई टाइगर रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट, ध्यान देना आपने। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा आएगा, नहीं बताओगे तो कल मैं बता दूंगा। इट इज अ पार्ट ऑफ अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। फर्स्ट नेशनल टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे आप, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व तो आपको याद होने चाहिए वैसे भी। मैप वर्क भी आपको तैयार होना चाहिए वो सब करके। Collected Wildlife Sanctuary together with the Mundamarai Wildlife Sanctuary has been notified as the 17th Tiger Reserve in 1988। जो और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पे क्या है? ये है फ्लोरा, किस तरह की वेजिटेशन वहां पे पाई जाती है। वहां पे मिलेगा आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट एंड इवन यू विल फाइंड थॉर्न फॉरेस्ट ऑल्सो। थॉर्न फॉरेस्ट यूजली आपको डेजर्ट या सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलते हैं। ये तीनों तरह की वेजिटेशन आपको वहां पे मिलती है। एग्जाम के लिए बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है ये। ठीक है, फोना खैर यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइगर, एलिफेंट वगैरह, सांबर, स्पॉटेड डियर, ये नॉर्मल सी चीजें वहां पे मिलती हैं। इस समय 15 से 18 टाइगर वहां पे हो सकते हैं, जैसा कि हमें बताया गया है। चलिए जी। तो ये एक टेक्स्ट सेक्शन है बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। आपको पता है कि दिसंबर 2021 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अग्रीड टू स्टार्ट अ ग्लोबल प्रोसेस टू ड्राफ्ट अ पेंडेमिक ट्रीटी। पेंडेमिक ट्रीटी की बात चल रही है, जिसमें क्या किया जाएगा बेसिकली, जैसे इस बार तो कोविड-19 हुआ, तो फ्यूचर में और भी तो वायरस हो सकते हैं भैया। तो उन वायरस के केसेस में किस तरह से, या पेंडेमिक कोई फ्यूचर में होता है, किस तरह से कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करेंगी, वैक्सीन किस तरह से बनाएंगी, कौन कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए, उन सभी चीजों को लेकर एक पेंडेमिक ट्रीटी डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिलहाल अनाउंस की है। इसका ड्राफ्ट वगैरह बन गया है और बहुत जल्दी इसको पास भी कर दिया जाएगा। ये तो पूरा मामला यहाँ पे बनता है। A new pandemic treaty is expected to cover aspects like the data sharing,
जीनोम सीक्वेंसिंग होता है इमर्जिंग वायरस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन एंड ड्रग्स, और रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह होगी उसके केस में ये किया जाएगा। ये जो पेंडेमिक ट्रीटी की जाएगी, इट इज गोइंग टू बी डन अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द WHO कॉन्स्टिट्यूशन। छोटी छोटी चीजें हैं, पता होना चाहिए। बट जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका है वो ये है कि इस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर AMR को इंक्लूड नहीं किया गया है। AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? जब हम लोग बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं, देखिए हल्का सा कोई हमें कफ हो गया, कोल्ड हो गया, हम दुकान वाले से जाते हैं, क्या बोलते हैं कि भैया एक एंटीबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक खाना हमारी आदत बन गई है, हमारी हॉबी बन गई है। दुकान वाला झट से हमें एंटीबायोटिक देता है, 4 एंटीबायोटिक दबाते हैं, पानी का घूंट पीते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। हम लोग ओवर द काउंटर इतना ज्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया है ना, वो भैया उस दवाई से फ्रेंडली हो गए हैं। कहाँ उस दवाई को उनको मारना चाहिए था, लेकिन वो मरते ही नहीं है बैक्टीरियाज वगैरह। इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब जो आपके बैक्टीरियाज, फंजाई, वायरस, पैरासाइट हैं, उनके ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोन कॉज 1 in 8 डेथ ग्लोबली। AMR is now a leading cause of the death worldwide as per WHO। न्यूमोनिया ठीक ही नहीं होता है, जितना मर्जी दवाइयां खा लो भाई। MRSA मतलब मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोक्लोकस ओरस, ड्रग रेजिस्टेंस निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। ये बीमारियां तो ऐसी होगी नॉर्मल दवाइयों से ठीक ही नहीं होती, और इसी वजह से डेथ ही हो जाती है लोगों की। तो इस बार जो जो पेंडेमिक ट्रीटी है, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये बेसिकली पूरे इस आर्टिकल का क्रक्स था, टेक्स्ट सेक्शन का। व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन द पेंडेमिक्स? ये तो थोड़ा सा पढ़ ही लोगे। स्ट्रेंथन द नेशनल ग्लोबल रेजिस्टेंस, एस्टेब्लिशिंग द प्रिंसिपल प्रायोरिटीज, शेयरिंग ऑफ द मॉनिटरिंग डाटा, जेनेटिक डेटा, सैंपल्स, टेक्नोलॉजी, है ना, वन 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 हेल्थ अप्रोच एंड ऑल दैट। छोटी छोटी सी चीजें हैं। 10 इंसेंटिव्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द पेंडेमिक, वही छोटी छोटी बातें जो साइड में लिखी गई हैं, उसको थोड़ा इलेबरेट करके यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा आप देख सकते हो। ये चीज इंपॉर्टेंट है। नवंबर 24, 25, 2022 के अंदर मस्कट के अंदर मीटिंग की गई थी फॉर द AMR, जिसके अंदर 30 से ज्यादा कंट्री ने मस्कट मिनिस्ट्रियल मैनिफेस्टो को अडॉप्ट किया था। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है दैट मस्कट मिनिस्ट्रियल मैनिफेस्टो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका होता है AMR के अंदर। इसमें इंडिया ने भी कमिटमेंट किया है कि यस वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट द AMR, क्योंकि इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ। क्या क्या सोल्यूशन स्टेप अगर हम लोग बात करें, तो वन हेल्थ अप्रोच में जो है AMR को इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान में कायाकल्प एंड द स्वच्छ स्वस्थ सर्वेक्षण सर्वत्र के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा कंट्री सच एज द नेदरलैंड एंड थाईलैंड हैव डिक्रीज देयर यूसेज बाय द ऑलमोस्ट 50%। तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए भाई। हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017, उसके अंदर भी AMR को हम लोगों ने इंक्लूड किया है स्पेसिफिकली। यस, उसके अलावा कुछ सर्विलियंस प्रोग्राम वगैरह है, जैसे WHO का एक प्रोग्राम है ग्लास प्लेटफॉर्म, जिसके द्वारा कंट्रीज वगैरह अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजती हैं, इसको लेके रिसर्च और इनोवेशन वगैरह सब किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये पुराना टॉपिक है, नया नहीं है, कंटेंट आपके पास पहले से होगा ही, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा किया था। लेकिन ये AMR सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है। ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अनफेज्ड बाय द सैंक्शन, ईरान अनवील्स न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल दैट कैन कवर 1400 किलोमीटर। तो एक तो देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर जो भाईचारा अभी बन रहा है, अब वो कितने दिन बनेगा वो अलग बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया ईरान में हमेशा से ही डिफेंस को लेकर एक दूसरे के साथ कंपटीशन तो रहा ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। उस केस में ईरान थोड़ा सा आगे निकल जाता है। देखिए आगे इन द सेंस कैसे, सऊदी अरेबिया को जो वेपन चाहिए तो वो USA से मांगता है, और USA उसको तुरंत मिसाइल्स और मतलब वेपन्स दे देता है। USA के जो सबसे एडवांस्ड जो वेपन्स हैं वो सऊदी अरेबिया ने खरीद रखे हैं। लेकिन ईरान ऐसा नहीं करता, ईरान खुद डिवेलप करता है, क्योंकि ईरान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इस बार ईरान ने क्या किया, हाइपरसोनिक मिसाइल को बेसिकली एक अनवील किया है, दिखाया है। अब वो बनी है कि नहीं बनी एग्जैक्टली ये पता नहीं है, लेकिन यस वो इनिशियल स्टेज के अंदर आ गई है और उसकी सक्सेस के चांसेस भी काफी ज्यादा लग रहे हैं। ये है हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 15 टाइम्स ज्यादा स्पीड के साथ मतलब अटैक कर सकती है, काम कर सकती है। इसका नाम इन्होंने रखा है फाटा। फाटा का मतलब होता है कंकरर, और ये फारसी लैंग्वेज में होता है, ये अरेबिक में नहीं है, फारसी लैंग्वेज में है ना। फारसी आपको पता ही है, ईरान का पुराना नाम हुआ करता था फारस।
और वहां से जो भी लोग आया करते थे उसे पारसी कहते हैं जी, पारसी। पारसी लोग ईरान से ही आए थे, फारसी लैंग्वेज बोलते थे, और वो सब होता था, है ना, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये है हाइपरसोनिक मिसाइल का पूरा खेल। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है 1400 किलोमीटर है, ये हमें ज्यादा इसमें जानने की रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए, पर होता क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल? ये दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे जबरदस्त मिसाइल होती है। कम से कम 5 मैक से ज्यादा की 5 या 5 मैक से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। मैक क्या होता है? मैक होती है स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जब वो मिसाइल कोई 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 जितनी भी होगी, अगर वो साउंड की स्पीड से करती है स्पीड, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। ठीक है। मैक 1 और मैक 5 के बीच की जो होती है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। मैक 5 से ज्यादा को हाइपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है। ये देखिए, ट्रेवल विद इन द एटमोस्फेयर एंड कैन मनूवर मिड वे। देखिए, एक मिसाइल होती है भाई, यहां से चली और सीधा टारगेट पे जहां जाके हिट किया। ठीक है, इस तरह की मिसाइल को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। एक मिसाइल होती है यहां से चली, चलते 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 ना रास्ता चेंज कर दिया, फिर यहां से चली, फिर रास्ता चेंज कर दिया, चली, रास्ता चेंज किया, फिर टारगेट को जाके हिट किया। इसे कहते हैं मनूवरिंग। ये मैन्यूवरिंग क्यों की जाती है? ताकि दुश्मन की जो एंटी मिसाइल, जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, वो आपको आइडेंटिफाई ना कर पाए। क्योंकि आप ऐसे घूम के चल रहे हो ना भाई, तो आपको कैसे हिट करेगा वो? तो इसे मिडवे मैन्यूवरिंग बोलते हैं। रशिया, अमेरिका, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है मिड वे मैन्यूवर करने की, इवन हमारे पास भी है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल में मैन्यूवरिंग करना बड़ा जबरदस्त काम है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी ज्यादा स्पीड के साथ आती हैं, तो भाई आपके जो रडार्स वगैरह होते हैं उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। जब तक वो डिटेक्ट करते हैं वो आपके बिल्कुल क्लोज आ जाती है। बेसिकली कहने का मतलब यह है, हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ कोई भी एज सच डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि आपके रडार वगैरह उसको नहीं पकड़ पाते, इसीलिए खतरनाक है। रशिया और चाइना और अमेरिका के पास तो पहले से है ही ये मिसाइल, ऑफ कोर्स। अभी थोड़े समय पहले चाइना ने भी इसको टेस्ट किया है, लेकिन चाइना ने इसको डिनाई किया है, हालांकि उन्होंने टेस्ट किया है, ऑफ कोर्स। तो जो है त्रिस्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो रशिया के पास है। किंजल एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया के पास है। चाइना के पास भी है, नो डाउट, लेकिन वो भी मना कर रहे हैं। उसके अलावा जो यूएसए के आप देख सकते हो प्रोजेक्ट बम्पर, 1949 में एस्टेब्लिश उन्होंने कर दिया था, लेकिन इसके अंदर आप न्यूक्लियर लेके नहीं जा सकते हो। दूसरी कंट्री का क्या स्टेटस है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये लोग भी हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। आसान नहीं है इसको डेवलप करना। इंडिया ने जैसे अभी एक 12 हाइपरसोनिक विंड टनल का जो है निर्माण किया है, जिसमें वो टेस्टिंग वगैरह चल रही है, बेसिकली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाने की। अभी सीधी सी बात है, रशिया तो हमें टेक्नोलॉजी देगा नहीं, अमेरिका तो देगा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस का अगेंस्ट में भी है। 2019 में हम लोगों ने टेस्ट किया था, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन को जो है हम लोग मैक 6 तक लेके गए थे। मैक 6 मतलब साउंड की स्पीड से 6 टाइम्स ज्यादा। ठीक है। हमारी जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, वो हाइपरसोनिक नहीं है। उसकी जो स्पीड होती है वो 3.54 मैक के बीच में होती है। इसका ब्रह्म जो हाइपरसोनिक वर्जन है ब्रह्मोस का, वो टेस्टिंग चल रही है, मे बी उसको जल्दी हम लोग डेवलप कर लें। स्क्रैमजेटिक इंजन के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये हर इंजन की तरह ही होता है, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर काम कर सकते हैं। ये हवा से ही ऑक्सीजन लेते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जो है वो काम करता है। तो स्क्रैमजेट इंजन आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, प्लीज इसको तो थोड़ा सा गूगल करें। स्क्रैमजेट इंजन से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए जी, प्रोग्राम के बारे में आपको बताता चलूँ। सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। मैं ही वो क्लासेस लेता हूं, तो जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर, प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव सबको कवर करवाया जाता है। तो अगर आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप स्कैन करें। स्कैन करोगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन होगी, और ये SC1000 अगर आप कोड यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। आई थिंक 10 से 12 रुपए आपको एवरी डे पड़ेगा। तो मतलब ये है कि आप चाय की प्याली पीते पीते आप क्लास कर सकते हैं। मतलब बहुत सस्ता प्रोग्राम है, बहुत कुछ इसमें ज़्यादा हम लोग ले नहीं रहे हैं आपसे। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की बात है, तो आप डेफिनेटली हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट विजिट कर सकते हो। चलिए जी, 508 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री आर फ्री ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग, मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। तो अभी बेसिकली हमारी जो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने डेटा दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में 508 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 766 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड द फ्री ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर रहा है वो, हजार्डियस क्लीनिंग की बात नहीं कर रहा है।
मैनुअल स्कैवेंजिंग अलग होता है, हैजार्डियस क्लीनिंग ऑफ द सीवर एंड द सेप्टिक टैंक अलग होता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब हाथ से सफाई करना, ठीक है। हजार्डियस क्लीनिंग मतलब वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज करके आप जो है क्लीनिंग करते हो, वो भी हजार्डियस होता है, डेंजरस होता है, उससे भी डेथ हो सकती है। लेकिन सरकार ने कहा है कि भैया दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर कट उन्होंने नहीं बताया क्यों अलग होते हैं, बट फिर भी उन्होंने ये कहा है, क्योंकि पहले सरकार क्लेम कर रही थी कि हम लोगों ने पूरे इंडिया से मैनुअल स्कैवेंजिंग को तो खत्म कर दिया है, लेकिन हर जगह से फोटोज आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो सरकार ने कहा कि देखिए हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड किया और अभी 508 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको जो है खत्म कर दिया गया है। सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव डिफरेंशिएटेड मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्रॉम द हैजार्डियस क्लीनिंग ऑफ द सीवर, maintaining that the survey conducted in the 2013 and 2018 identified all existing manual scavengers and hence manual scavenging no longer existed in the country। देखिए, manual scavenging do not exist in the country, but still hazardous cleaning of the septic tanks, sewers still is in the news और still is in the, ठीक है। देखिए, सर्वे में ये कहा गया कि 58,000 सीवर वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जिनको 40,000 रुपए वन टाइम पेमेंट दिया गया। इनमें से 22,000 लोगों को जो है स्किल प्रोग्राम भी दिया गया, ठीक है। कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिए गए, मशीनें वगैरह दी गई ताकि वो हाथ का यूज ना करें। मास्क वगैरह दिए गए, हालांकि मास्क वगैरह का ज्यादा यूज लोग होता नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। इस बार बजट में हम लोगों ने एक स्कीम भी चलाई है जिसे कहा गया है नमस्ते स्कीम, याद रखना आपने, नमस्ते स्कीम, ठीक है। किस लिए की गई है? ताकि रिहेबिलिटेशन किया जा सके, नमस्ते स्कीम के तहत, ठीक है। और इसमें जो हमारी हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं उनके साथ कोलैबोरेट यहाँ पे किया जाएगा, तो वो सब यहाँ पे होने वाले हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बात कही है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है एक बड़ा ही एक इनह्यूमन एक प्रैक्टिस होती है, जिसमें जो ह्यूमन सिक्रेटा होता है, सीवर्स वगैरह होते हैं, उसका हाथ से साफ किया जाता है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड द डेथ ऑफ द पीपल ट्रैप्ड इन द सीवर लाइंस कंटिन्यू थ्रो द प्रैक्टिस वाज बैंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्पावरमेंट। मतलब 1993 में वैसे इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आज भी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर हमारे पास दो कानून है, एक 1993 वाला है, एक 2013 वाला है। प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। क्या कहा गया है? मैनुअल स्कैवेंजिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है लीगल तरीके से? द रिमूवल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड द सीवर्स, इसे कहा जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन तरह की मैनुअल स्कैवेंजिंग को डिफाइन करता है। पहला होता है रिमूवल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट एंड द ड्राई लैट्रिन्स, मतलब जो हमारा जो हम लोग पोटी करते हैं उसको साफ करना, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स एंड क्लीनिंग गटर्स एंड द सीवर। और ये तीनों चीज ही इंडिया में इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड की गई है। सोशल इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस जो 2011 है, इसने जो है 1,88,657 मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसके अंदर अर्बन एरिया इंक्लूड नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर देखा गया था। लेकिन जो सफाई कर्मचारी आंदोलन है, इनका कहना है कि देश में 1.2 मिलियन से भी ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप यहाँ पे लिए हैं, ऑफ कोर्स। ऊपर का एक्ट मैंने आपको बताया 2013 वाला, 93 वाला, प्रिवेंशन ऑफ द SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी इसके बारे में बात करता है। सेल्फ एम्पावरमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन मैनुअल स्कैवेंजिंग इसके बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मैंडेटरी कर दिया गया है कि भैया जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है आप उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए जो है उनको कंपनसेशन दिया जाए। ऐसा 1993 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी भी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के अंदर इसको बनाया गया है, ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हमारे पास अटल मिशन फॉर द रिजुनेशन है, अमृत स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये छोटा छोटा सा कंटेंट आपके लिए मैंने दिया है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए जी, सीइंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इट्स स्टेट्स क्या कहता है? तो ये देखिए, अभी G20 फोरम इंडिया में चली रही है, मीटिंग्स वगैरह, तो उसके अंदर इंडिया प्रपोज करने वाला है कि भाई अलग अलग कंट्रीज का जो क्लीन एनर्जी का जो पैरामीटर है या क्लीन एनर्जी को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप लिए गए हैं, तो उसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो थोड़ी देखी जाए और फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे जुगाड़ किया जाए। ये बेसिकली उसके अंदर कहा गया है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे? इंडिया हम दूसरों को तो कह ही रहे हैं, लेकिन खुद की तो जिम्मेदारी भी बनती है ना।
तो हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट प्लेज है, मतलब आप इसे पंचामृत कह सकते हो, उसके अंदर क्या हम लोगों ने बोला हुआ है कि 50% नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। जितना बिजली हम लोग इंडिया में पैदा करेंगे उसका 50% जो है नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, मतलब विंड से, सोलर से, ठीक है, आप वो कह सकते हो। और नेट जीरो हम लोग को 270 तक अचीव करना है। लेकिन कैसे होगा? क्या ये सिर्फ नेशनल लेवल करने से हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना भाई, स्टेट्स का भी तो इंपॉर्टेंट रोल है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। कैन दीज टारगेट्स ड्राइव एक्शन एट द स्टेट लेवल? हाउ डू वी एंगेज विद द स्टेट लेवल कंडीशंस एंड प्रायोरिटीज? क्योंकि बिना स्टेट के तो काम नहीं होने वाला है। हमारा भैया फेडरल कंट्री है, स्टेट की अपने इश्यूज हैं, सेंटर के अपने इश्यूज हैं, दोनों को साथ मिलकर ही टारगेट को अचीव करना पड़ेगा ऑफकोर्स। तो स्टेट मैटर करता है। 2022 का टारगेट हमारा क्या था? 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम लोगों को अचीव करनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली ओनली गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान ही अपना टारगेट अचीव कर पाए। एक तो देखे 2020 में 19 में कोविड आ गया, तो एक तो इसकी वजह से भी हम थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। लेकिन जितना टाइम मिला उसमें 3 स्टेट ही अचीव कर पाए, बाकी स्टेट अचीव नहीं कर पाए। About 80% of the current renewable energy capacity in India is actually concentrated only in the 6 states. कुछ गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, यहाँ पे हो रहा है, और बाकी कहीं कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने गोल सेट किए हैं, और गवर्नमेंट कई तरह से जो है स्टिक एंड कैरेट का काम भी करती है, मतलब इंसेंटिव देती है कभी कभी स्टेट्स को, और कभी कभी उनको पनिशमेंट भी दे देती है भाई। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद होते हुए भी जब तक स्टेट क्लीन एनर्जी को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे और अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक भैया काम नहीं होने वाला है। दूसरी बात, स्टेट के अंदर लेगेसी इशू भी बहुत चलता है। बहुत सारे स्टेट के अंदर आज भी इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाती है ना। अनरिलायबल सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, लॉसेस बहुत ज्यादा है। तो इनको भी तो टारगेट आपको अचीव कर, तो एक काम नहीं किया ना, दोनों काम करने हैं। एक तरफ तो आपको क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है, दूसरी तरफ आपको ये सारे लॉसेस भी तो रोकने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। जैसे गुजरात और राजस्थान, इन दोनों ने सोलर एनर्जी को प्रायोरिटाइज किया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने विंड एनर्जी को प्रायोरिटाइज किया। बाकी स्टेट ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। तो इंडिया में ये जो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रायोरिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगी। कुछ स्टेट हमेशा आगे रहते हैं, कुछ स्टेट जो है हमेशा पीछे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी भी नहीं है और उनकी प्रायोरिटीज भी नहीं है। दोनों ही चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। पीएम कुसुम को भी कुछ स्टेट ने सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है। पीएम कुसुम क्या कहता है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वहां पे सोलराइजेशन करना है, मतलब सोलर पावर प्लांट्स वगैरह लगाने हैं खेतों में, इरिगेशन वगैरह के लिए, पंप वगैरह चलाने के लिए। लेकिन ये भी सभी स्टेट के अंदर इक्वली सक्सेसफुल नहीं हुआ है। स्टेट्स टारगेट को अचीव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, और नेशनल गोल्स को पीछे लेके जाने के लिए भी स्टेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। दोनों ही चीजें होती हैं भाई। देखिए, अगर स्टेट की प्रायोरिटीज हैं क्लीन एनर्जी, तो नेशनल गोल को आगे लेके जाएंगी। लेकिन अगर स्टेट की प्रायोरिटी ही नहीं है, तो भैया सेंटर जितना मर्जी जोर लगा ले, कुछ अचीव होने वाला है नहीं। ये यहाँ पे बड़ी बात है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए? एक कोऑपरेशन और कॉम्बिनेशन चाहिए। किसके बीच में? टेक्नो इकोनॉमिक ऑप्शंस, फिजिकल स्पेस, सोशल एंड पॉलिटिकल इंपरेटिव्स। मतलब सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा, एनजीओ वगैरह को, सिविल सोसाइटी को, और पॉलिटिकली एक विल पावर भी हमारे अंदर होनी चाहिए। फिजिकल स्पेस मतलब पैसा वैसा भी जरूरी है भाई। अभी गरीब आदमी तो कहीं करेगा भाई, तो पैसा भी चाहिए इस तरह की चीजों के लिए, क्योंकि क्लीन एनर्जी को इनिशियली सेटअप करना बड़ा महंगा होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पेनिट्रेशन जरूरी है, एनर्जी डिमांड भी जरूरी है क्लीन एनर्जी की, और ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह भी जरूरी हैं ताकि वेस्टेज कम हो, एफिशिएंसी बढ़े, है ना। लेगेसी इश्यूज को हैंडल करना बहुत जरूरी है। लेगेसी इशू मतलब पिछले 20-30 सालों की बिजली के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, है ना, उनका बहुत सारा अरियर्स पड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए की बिल सरकार उनको देती नहीं है। तो वो लेगेसी इशू जो है ना, उसको भी हैंडल करना बहुत जरूरी है। और स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी होनी चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में जो बात करे, पॉलिसीज वगैरह बनाए, और फिर बाद में उसको सेंटर के साथ मिलके भी जो है प्रॉपर तरीके से काम करे। तो सेंटर और स्टेट मिनिस्टर्स की एक रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, जिसमें वो एक दूसरे के स्टेप्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तो कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन लिखना चाहते हो, तो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन कैसे लिख सकते हो? जैसे इन द फेडरल स्ट्रक्चर
इन द फेड और या इन द फेडरल पॉलिटी ऑफ इंडिया states have a very crucial role to play to achieve India's Panchamrit targets. Discuss. 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स आप इसको लिख सकते हो। इन द फेडरल पॉलिटी ऑफ इंडिया स्टेट्स हैव अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले टू अचीव इंडियाज पंचामृत टारगेट। डिस्कस आपको करना है। ये क्वेश्चन ना डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको यही बताना है कि स्टेट की क्या इंपॉर्टेंस है, चैलेंजेस क्या क्या है, सॉल्यूशंस क्या क्या है, और अगर कुछ स्टेप लिए गए हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज हम लोग एंड करते हैं अपने सेशन को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।